नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से बयान दे रही है वो उचित नहीं है। पहलगाम की घटना के बाद जिस तत्परता से भारत सरकार ने कार्रवाई की है वो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता बार बार सेना के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, जवानों की बहादुरी को हतोत्साहित करने का काम करते हैं। वास्तविकता तो ये है कि इनकी नीयत में खोट है, इनके मन में पाप है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बयान दे रही है ये उचित नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिस तत्परता से भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद कार्रवाइयां की है ये बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उन निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए सरकार की नीति और नियत दोनों स्पष्ट है और मजबूती से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काम किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारेंगे और उस दिशा में काम हो रहा है। सर, जहां आप कह रहे हो उस दिशा में काम हो रहा है, फॉर्मर सीएम सर पंजाब के वो कह रहे हैं नो वन हैज सॉ सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान। ये कांग्रेस के नेताओं के मानसिकता को बार बार बताता है, जो सेना के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, जवानों के बहादुरी को हतोत्साहित करने का काम करते हैं। वास्तविकता ये है कि इनकी नीयत, इनके दिल में खोट है, मन में पाप है। सर, नक्सल फ्रंट पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज हो रहा है इस बात में। आज तो हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा कदम होगा नक्सल उन्मूलन के लिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। पहलगाम मामले पर सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अधिकृत किया। राहुल गांधी कश्मीर भी गए, तो फिर सवाल उठाने का औचित्य क्या है? जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है तो उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित उन्होंने किया और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सच को कबूल करना चाहिए उन्हें। नीतीश कुमार ने ही इंडी गठबंधन की मुंबई बैठक के दौरान मांग की थी कि जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय एजेंडा में स्थान दिया जाए। 2014 में कर्नाटक की सरकार ने जातिगत जनगणना की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक प्रकाशित क्यों नहीं हुई? इतिहास आपको, कांग्रेस को इस बात के लिए याद करेगा कि सत्ता में रहने के बावजूद आपने जातिगत जनगणना नहीं करवाई। अब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, पहलगाम पर आपने केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक में अधिकृत किया। राहुल गांधी जी कश्मीर गए, तो फिर सवाल उठाने का औचित्य क्या है? इसका कोई जगह है? भाई, केंद्र सरकार को ऐसे सवाल पर, जब आतंकियों को नस्ते नाबूद करना है, तो ऐसी बातों पर वह कार्यनीति पर काम कर रही है। तो ऐसे बीच के दौर में ही सवाल उठाना कहीं से न्याय संगत नहीं है। और जातिगत जनगणना का जहां तक सवाल है, इस सच को कबूल करिए, नहीं तो हिम्मत है तो खंडन करिए। इंडी गठबंधन की मुंबई में बैठक हुई थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने मांग किया था कि जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय एजेंडा में पहला स्थान दिया जाए, तो पश्चिम बंगाल से उठी आवाज कि नहीं, इसको नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का उसको समर्थन, राष्ट्रीय जनता दल की चुप्पी और सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे आपसे, आप कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। 2014 में जातिगत जनगणना कर्नाटक की सरकार ने किया, अब तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुई? और जब मौका मिला आपको हिंदुस्तान में राज करने का, तो आप लोगों ने तो कभी किया नहीं। तो जाति सर्वे जो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो इसकी रोशनी जगाई, उसकी लौ जलने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह फैसला लिया है। तो इतिहास आपको इस बात के लिए याद करेगा कि सत्ता में आपने जातिगत जनगणना नहीं कराया। इतिहास इस बात के लिए नरेंद्र मोदी को याद करेगा कि आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साहसिक फैसला लिया। इतिहास नीतीश कुमार जी को याद करेगा कि जाति सर्वे करा करके देश के अंदर एक मिसाल कायम।
राजनेता मनोज कुमार झा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहलगाम को लेकर देश अलग अलग नहीं सोच रहा है। पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है और पूरा देश आहत भी है। जातिगत जनगणना का जो निर्णय हुआ है इसके लिए अरसे से मांग थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही समकालीन आंकड़ों की मांग हुई। यह बहुजन आबादी का समेकित प्रयास और उसकी जीत है, लेकिन इस जीत का जश्न अभी नहीं मनाना चाहिए क्योंकि अभी और सारी चीजें बाकी हैं। अलग नहीं सोच रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है और पूरा देश आहत भी है। और जब देश आहत होता है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है कि सरकार विपक्ष, सबने एक स्वर में अपनी बात रखी है। हालांकि उस ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद नहीं थे। ये तो अव्वल पहली बात हुई। दूसरी, ये जो जातिगत जनगणना का निर्णय हुआ है, इसके लिए अरसे से मांग थी। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उसी समय से ये चर्चा थी कि 31 के आंकड़ों पे हुआ है, हमें समकालीन वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए। फिर लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, तेजस्वी जी जब सरकार में यहाँ थे, उसके पूर्व भी, और राहुल जी भी हाल के वर्षों में। तो ये समेकित प्रयास बहुजन आबादी का है, उन सरोकारों का है, उसकी जीत है और इस जीत को सेलिब्रेट नहीं करना है। जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा भी है कि ये एक पहला चरण है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, द्वार खुलने चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रोविजन होना चाहिए क्योंकि निजी उस तरह से निजी नहीं होता, और इवन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की सीट में भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इन वर्गों का प्रतिनिधित्व समुचित होना चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी के बयान पर कहा कि आतिशी निराधार आरोप लगा रही हैं। कहीं पर भी हमें बिजली की कोई समस्या दिखाई नहीं दी है। आतिशी अपनी विधानसभा में भी काम देख रही होंगी। इस बार हम उनके आतिशी के क्षेत्र में भी पानी नहीं भरने देंगे। उन्होंने कहा कि हम मानसून का इंतजार कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि इस बार मानसून में जल भराव नहीं होगा। देखिए, आतिशी जो भी आरोप लगा रही हैं बिल्कुल ही निराधार हैं और कहीं पर भी बिजली की ऐसी समस्या हमको नहीं दिखाई दी। कहीं पर बिजली गई होगी, आधे घंटे के लिए गई होगी, 10-12 घंटे की एक भी शिकायत हमको पूरे दिल्ली में नहीं मिली है। और आतिशी जी अपने विधानसभा में भी देख रही होंगी, जब मैं उनकी विधानसभा में गया था वहाँ पर भी कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से नालों की सफाई हो रही है। तो इस बार उनके एरिया में भी पानी नहीं भरने देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि सुबह शाम अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, लेकिन पानी का जो बड़ा समस्या है, जब सरकार थी दिल्ली में आप पार्टी की, तब आप लोगों ने भर भर के उन्हें भी सुनाया है, अब उनकी भी बारी है। कोई बात नहीं, जब मानसून आएगा हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं मानसून का, और हम भी देखेंगे कि हमारे अधिकारियों ने कितना काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मानसून में इतना जल भराव नहीं होगा। आखिरी सवाल, चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा कि जातिगत जनगणना की मांग हिंदुस्तान में यदि सबसे पहले किसी ने की थी तो हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने की थी। समाजवादी पार्टी जाति आधारित जनगणना की न केवल पक्षधर है बल्कि उसे करवाने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध भी है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव घोषणा पत्र में यह स्पष्ट था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। बीजेपी के शासनकाल की वजह से जनगणना तो दूर, आरक्षण का कोटा तक पूरा नहीं हुआ। यह समाजवादी पार्टी की जीत है। देखिए, जातीय जनगणना की बात हिंदुस्तान में अगर किसी ने रखा था तो वो नेता दुनिया में नहीं है, सदैव मुलायम सिंह यादव जी ने रखा था 11 में लोकसभा में, और बड़ी मजबूती के साथ रखा था। जातीय गणना की आवश्यकता को बल दिया था। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी हमेशा जातीय जनगणना के केवल पक्षधर ही नहीं बल्कि उसको लागू करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। 22वें चुनाव हुआ विधानसभा में, जिसमें हम यहाँ की देवतुल्य मतदाताओं ने हमें मिल्कीपुर से विधायक बनाया था। चुनाव घोषणा पत्र में 22 के यह स्पष्ट था कि हमारी सरकार बनेगी
तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। यही नहीं, 24 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इस लोकसभा के चुनाव में जिसमें फैजाबाद के देवतुल्य मतदाताओं ने, अयोध्या जनपद के देवतुल्य जनता ने हमें लोकसभा फैजाबाद का सांसद चुना। इस चुनाव में भी घोषणा पत्र में कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना कराएंगे। तो लगातार और ये कहना, और यही नहीं, हमारे नेता जिनके सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी चल रही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस बात का इंडिकेशन था कि जनगणना के आधार पर हमें अधिकार मिलेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के राज के चलते और रहते जनगणना तो दूर रहा, आरक्षण का कोटा तक नहीं पूरा हुआ है। तो ये समाजवादियों की, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी की ये जीत है। ये जीत है, जातीय जनगणना कराने की ये जीत है। और इन्होंने कैबिनेट में फैसला किया है, मोदी सरकार की मंत्रिमंडल ने फैसला किया जातीय जनगणना के लिए, अच्छी बात है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी का लगातार दबाव है, जिसके कारण जो है जातीय जनगणना इन्होंने कराने का निर्णय लिया है। करा दे तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने तो तमाम ऐसे निर्णय लिए हैं, कैबिनेट के निर्णय लिए हैं, जैसे महिलाओं के आरक्षण के लिए आज तक नहीं लागू हुआ। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। लेकिन फिर हम कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो जातीय जनगणना हर हालत में कराई जाएगी। वैसे हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो कैबिनेट का फैसला किया है जातीय जनगणना कराने के लिए, हम उम्मीद करते हैं कराएंगे। वॉक फॉर ड्रग फ्री चंडीगढ़ कार्यक्रम में ही पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि इसे जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। लोग इससे जुड़ रहे हैं। आज बच्चे, कोच, ओलंपियन, धर्मगुरु इसमें शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस पहल के लिए राज्यपाल को बधाई देता हूँ। गुलाब चंद कटारिया जी ने कहा है कि ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, इसको तो जन जन का आंदोलन, लोक लहर बनानी पड़ेगी और बन रही है। जिस तरीके से आज बच्चे आए, जिस तरीके से आज कोचेज आए, ओलंपियन आए, एनजीओज आए, धर्मगुरु आए, तो ये सबका एक मिलके एक साझा मिशन है। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये वीरों की धरती है, गुरुओं की धरती है, पीरों फकीरों की धरती है। हमें सीखने के लिए, हमें प्रेरणा के लिए किसी कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो पंजाब में भी हमने एक युद्ध नशे विरुद्ध छेड़ा हुआ है और चंडीगढ़ में आज बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया। माननीय चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, राज्यपाल साहब। तो सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं लोग, इसको देखने आते हैं इस शहर को। तो इस शहर को तो एक रोल मॉडल बना के हम पेश कर सकते हैं पूरे देश के सामने। 2 स्टेटों की राजधानी है, तो बड़ा मैं बधाई दूंगा ऑनरेबल गवर्नर साहब को, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हमारा फर्ज बनता था जी यहाँ आने का। कोई एहसान नहीं किया हमने, ये तो राज्यपाल का बड़ापन है कि उन्होंने हमारा धन्यवाद किया। 4 चांद तो इन्होंने लगाए हैं, आप लोगों ने लगाए हैं। जो आप कवरेज करोगे और पॉजिटिव कवरेज करना, उसमें से कोई मतलब अगर कोई कमी भी हो तो बता देना, लेकिन इसको पॉजिटिव कवरेज के रूप में रख के। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 साल के सभी बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 70 गाड़ियां, 70 दिन, 70 विधानसभाओं में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए सरकार के 70 दिन पूरे होने पर लॉन्च की जा रही है। ये गाड़ियां राजधानी में घूमकर 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करेंगी, जिससे तुरंत उनका कार्ड बने और तुरंत वे इस योजना का लाभ ले पाएं। आज
आज ये जो योजना लॉन्च हुई है क्या करिए? आप देखिए ये एक वैन है पूरी, इस वैन जो कि जिसमें 2 कंप्यूटर ऑपरेटर भी बैठे हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो है यहाँ पे पूरी तरीके से 70 साल के दिल्ली में जितने बुजुर्ग हैं उनका वय वंदना योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये गाड़ी 70 दिन 70 गाड़ियां 70 विधानसभाओं में 70 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों के लिए सरकार के 70 दिन पूरे होने के अवसर पर आज ये लॉन्च की जा रही है। और ये सभी गाड़ियां अलग अलग पूरी राजधानी क्षेत्र में घूम करके हर बुजुर्ग को जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, तुरंत उनका कार्ड बने और तुरंत वो इस योजना का लाभ ले पाएं। आज दिल्ली सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है और मोदी जी का जो स्वप्न है दिल्ली के लिए कि दिल्ली में आयुष्मान योजना हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक बुजुर्ग इसका लाभ ले पाए, आज उस मोदी जी के सपने को साकार करने की दिशा में ये अगला कदम है। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि घर घर जाकर के हर अपने क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये गाड़ियां आप सभी तक पहुंचेगी, दिल्ली के हर वरिष्ठ जन तक पहुंचेगी। आप सबको दिल्ली सरकार की ओर से ढेरों साधुवाद, ढेरों नमस्कार। अरविंद केजरीवाल इसको फिलहाल बंद रखे हुए थे, लेकिन अब कितनी बड़ी राहत है तमाम ये आप देखिए किस तरीके से ये सारे बुजुर्ग जो वर्षों से तड़प रहे थे, परेशान थे, एक आशा की किरण खोज रहे थे, जो सम्मान की जिंदगी जीना चाहते थे, आज यदि उनको 10 लाख रुपए तक का इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में भी बिना किसी पैसा दिए करवा पा रही है, तो ये सरकार की इतनी बड़ी योजना रोकने वाले असुर मैं जिन्हें कहूंगी, जिन्होंने दिल्ली का इतना नुकसान किया, दिल्ली के बुजुर्गों के अभिशाप के वो भागी बने हैं सही मायने में, क्योंकि इन बुजुर्गों का अधिकार उन्होंने मारा। और आज जब दिल्ली में ये योजना उनको मिल पा रही है तो ये सारे बुजुर्ग बहुत खुश हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने पंजाब हरियाणा जल विवाद पर कहा कि पंजाब की वो संस्कृति है जो प्यासे लोगों को पानी पिलाने के लिए जानी जाती है। आज उस पंजाब ने हरियाणा के लोगों के पीने वाले पानी का गिलास छीन लिया। पंजाब ने पानी देने से इनकार कर दिया था, ये बैठक के लिए लोग माता पर जी पंजाब की सरकार आप कर दी। पंजाब की वो संस्कृति जो प्यासों को पानी पिलाने के लिए छबीले लगाती, आज उस पंजाब ने हरियाणा के लोगों के पीने वाले पानी का गिलास छीन लिया। फेडरल स्ट्रक्चर में हम मैं करके नहीं जी सकते। हमें जो हमारे प्रांत हैं, हम किसी न किसी प्रकार से उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब आपने हमारा पानी रोक दिया, हम करेंगे तो नहीं, लेकिन अगर हम आपकी रेल रोक दें, आपकी सड़कें रोक दें, क्या हाल होगा? हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम देश के फेडरल स्ट्रक्चर को मानते हैं। सभा सर्वदलीय बैठक की बुलाई है पंजाब हरियाणा में, पंजाब की द्वारा पानी लिया जा सकता है। ये अच्छी बात है, जो कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं, वैसे तो हम लड़ते रहते हैं किसी न किसी बात के ऊपर, पर जो कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं उन पर राजनीतिक मतभेद बुलाकर हमने हमेशा इकट्ठे बैठकर एक रणनीति बनाई है। पहले भी हम करते रहे, एसवाईएल के पानी के लिए भी करते रहे। वो अच्छी बात है, जो उसमें फैसला होगा उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह ने कहा कि यह हमारी समझ से बाहर है कि लालू प्रसाद यादव कौन सा क्रेडिट लेना चाहते हैं। इन्हें ऐसे किसी एजेंडे से कोई मतलब नहीं है जिससे सामाजिक समरसता आती हो। इनका एजेंडा दूसरा रहता है, परिवारवाद ही इनका एजेंडा है। उन्होंने कहा है कि उनका दूसरा एजेंडा भ्रष्टाचार है। लालू जी अलग एजेंडा, मेरा एजेंडा, कांग्रेस अलग रागराती है। देखिए, लालू जी कौन सा क्रेडिट लेना चाहते हैं हमारे समझ से बाहर है, इसलिए कि लालू जी को या आरजेडी को या तेजस्वी जी को किसी ऐसे एजेंडे से कोई मतलब नहीं है जिससे सामाजिक समरसता आती हो, जिससे समाज के जो सबसे पिछले पायदान पर हैं उनको न्याय मिलता हो। इस तरह के किसी एजेंडे से कभी लालू जी को मतलब नहीं रहा। लालू जी का एजेंडा दूसरा रहता है। पूरे उनके 15 साल के शासनकाल में, पति पत्नी के शासनकाल में, या कुछ दिनों के लिए जब नीतीश जी की कृपा से तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, तो उसका पूरा अध्ययन कर लीजिए। कोई उनका एजेंडा नहीं है, उनका एक एजेंडा है परिवारवाद। भाई हो जाए एमएलए, भाई मंत्री हो जाए, बहन हो जाए सांसद, दूसरी बहन भी हो जाए सांसद। लालू जी जब मुख्यमंत्री से इस्तीफा दें तो पत्नी हो जाए मुख्यमंत्री। दूसरा कोई नहीं है। उस पार्टी में कोई और था कि नहीं था? आरजेडी में जब श्री लालू प्रसाद जी इस्तीफा दे रहे थे तो आरजेडी में 2 लोग थे क्या? पति और पत्नी। और किसी और पर भरोसा विश्वास किया जा सकता है? तो उनका न किसी से भरोसा है, न किसी पर विश्वास है। परिवारवाद फलता फूलता रहे, ये उनका एजेंडा रहा है। दूसरा एजेंडा उनका रहा है भ्रष्टाचार। पूरे शासनकाल में चारा घोटाला, फिर अलकतरा घोटाला, फिर जमीन, गरीबों से जमीन लिखवा के उसको नौकरी देने का घोटाला, रेलवे की संपत्ति बेच के उसके बदले पटना में जमीन लिखवा लेने का घोटाला। तो भ्रष्टाचार है। तो उनका दूसरा एजेंडा रहा है भ्रष्टाचार। उनका तीसरा एजेंडा रहा है तेजस्वी जी का, जो उसी भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भाई तेजस्वी जी का एजेंडा रहा है, वो कहते हैं कि हम नाबालिग थे जब मेरे नाम से हजारों करोड़ रुपया की संपत्ति आ गई। अरे भैया, कैसे नाबालिग को 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल जाती है? इसका कोई, आखिर बिहार की जनता यह भी जानने का हक रखती है ना कि आप अगर कहते हैं कि सामाजिक न्याय आपका एजेंडा है, आपका एजेंडा सामाजिक समरसता है, आपका एजेंडा अगर गरीबों को के उत्थान का एजेंडा है, तो उसका कोई एजेंडा बताइएगा ना। तो 1000 करोड़ रुपया कैसे आप बना लिए नाबालिग रहते हुए? ये भी तरह का फॉर्मूला ना है भाई। तो ये भी फॉर्मूला को बताइए कि ये फॉर्मूला से हम बन गए 1000 करोड़ के मालिक। आप जरा उनका राज्यसभा का टिकट और काउंसिल का टिकट जो बांटते हैं उसको भी जरा देख लीजिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।